स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट में। और जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पहली जो कहानी है वो तीन दोस्तों की कहानी है और इनकी मूर्खता को पहले तो सलाम पेश करना चाहिए। मूर्खता इन्होंने क्या की और ये जो मूर्खता थी वो जानलेवा साबित होते होते बची इनके लिए। और अब कह सकते हैं कि जिंदगी भर ये ऐसे कामों से दूर रहने की इन्होंने ठानी है। ये भी इन्होंने लिखा साथ में। कहानी क्या थी? तीनों को खाने पीने का बड़ा शौक है भाई। गांव के रहने वाले हैं और आमतौर पे जब भी ये गांव लौटते हैं, शहर में काम करते हैं, तो तीनों अपनी टोली बना के घूमते फिरते हैं, आवारागर्दी करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। अब इसमें जब तक ये किसी को तंग नहीं करते तब तक तो भाई ठीक है, आपकी खुद की जिंदगी है, जो मर्जी करो। लेकिन जब हम किसी को तंग करते हैं तो उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। और इस बार इन्होंने किसी आम इंसान को तंग नहीं किया, या कहना चाहिए किसी इंसान को नहीं तंग किया, एक प्रेत को तंग किया। और उसकी सजा जो इन्हें मिली ये ताउम्र याद रखेंगे। किस्सा जो है जल्दी से शुरू करते हैं। ऐसे ही एक बार ये जब छुट्टी पर आए गांव पर, और तीनों जाने जो इकट्ठे हुए और इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि भाई दारू पार्टी का प्रोग्राम करते हैं। अब जगह इन्हें चाहिए थी जहां पर ये आसानी से बिल्कुल आराम से जो है वो ऐशप्रस्ती कर सके। हालांकि गांव में जो है वो जगह तो काफी होती है, लेकिन गांव में एक और चीज होती है कि आमतौर पे हर गांव वाला एक दूसरे को जानता है। और ये ऐसा साबित नहीं करना चाहते थे कि भाई ये ड्रिंक वगैरह करते हैं, ऐशप्रस्ती करते हैं। आप समझ ही गए होंगे। तो जो ये तीनों दोस्त थे, सुरेश, ऋषि और नायक, अब ये पहले जुगाड़ लगाने की सोचते हैं कि कहां पे कोई हर जगह ढूंढी जाए। तो जो ऋषि है उसका एक दोस्त था, जो बेसिकली ये दो जने एक गांव से बिलोंग करते थे, दूसरा जाना दूसरे गांव से बिलोंग करता था। और जो ऋषि था, यानी कि जो ये ऋषि था, ये दूसरे गांव से बिलोंग करता था। और इसने कहा कि यार ऐसा करते हैं, मेरा एक ना गांव में है दोस्त है, वो आजकल घर में अकेला रहता है, तो ऐसा करते हैं कि उसके घर में जाते हैं, तो बस उसकी सेवा करनी पड़ेगी, मतलब वो भी हमें ज्वाइन करेगा। तो ये कहते हैं यार कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लेगा, फिर क्या हो गया, बनाते हैं प्रोग्राम। अब इन्होंने अपने सारा वीकेंड का प्रोग्राम बनाया। अब ये घर से निकल चुके थे बाइक पर, दोनों जाने अपने ऋषि जो दोस्त है उसके पास जाने के लिए। और रास्ते में इनको ऋषि का फोन आता है कि भाई जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अब ये कहते हैं कि भाई क्या हो गया? कहते हैं कि यार वो ना मुकर गया, मतलब वो कह रहा है मेरे घर पे कोई आ रहा है, तो प्रोग्राम जो है वो अब उसके घर पे नहीं हो सकता और ना ही वो कहीं आ सकता। अब ये कहते हैं कि भैया वो खुद अब प्रोग्राम ही नहीं कर सकता, तो वो क्यों आएगा? अगर आता भी तो हमने उसे आने थोड़ा देना था। एक तो हमें पहले लारा लगाया, अब मुकर गया, तो अब ये थोड़ा सोचेगा कि आ सकता है। चल अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन प्रोग्राम कहाँ पे करे? तो जो ऋषि है कहता है यार चल ऐसा करते हैं, तुम कहाँ पे होते? कहते हैं भी हम तो गांव से निकल चुके हैं। तो ये ना अमूमन उसको किसी एक पॉइंट पर आने के लिए कहता है जो इनको पता होगा। तो फिर कहते हैं कि वहां पे जाके देखते हैं कहाँ पे बैठना है। शाम का वक्त हो चुका था और अब ये क्या कर रहे थे, ये ऋषि के गांव की तरफ ये बढ़ रहे थे। और जब ऋषि के गांव के हदों में क्रॉस किया तो लगभग अंधेरा हो चुका था और उनको एक घर दिखाई दिया। अबेंडन घर था और हाफ कंस्ट्रक्टेड घर था। दरवाजा, बड़ा सा दरवाजा था उसका, और जो अंदर से बस वही लग रहा था कि 3 मंजिला घर था बेसिकली। और जो पहली मंजिल, दूसरी मंजिल उससे भी कम कंस्ट्रक्ट, और तीसरी मंजिल तो थी बिल्कुल भी नहीं हुई थी। अब ये देखते हैं कि भाई लोकेशन तो ठीक है, हमने कौन सा रहना है, हमने तो 3-4 घंटे दारू पार्टी करनी है। और ये देखते हैं कि घर जो है वो दरवाजा बेसिकली थोड़ा सा खुला हुआ था और थोड़े से बूटियां पटियां वगैरह हो गई थी, मतलब देखने में लग रहा था कि कोई वहां पे रहता नहीं है, बिल्कुल अंधेरा था। जैसे ही ये घर की तरफ देखते हैं और जब ये दरवाजे की तरफ जाते हैं तो वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि ये घर रंजन दास का घर है, यहां पर बिना परमिशन अंदर आना सख्त मना है। बोर्ड देख के हंसने लगते हैं।
लेकिन इनकी जो हंसी थी वो बहुत जल्द ही काफूर होने वाली थी। जो बोर्ड था बेसिकली वो फ्लेक्स थी, टेम्पररी जो फ्लेक्स होती है वैसी बनी हुई थी, गंदी सी लग रही थी देखने में, यानी कि काफी पुरानी लग रही थी। जब दिमाग में कौतूहल होता है तो इंसान गलतियां करता है। ये कईयों की नजर में तो गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कईयों की नजर में गुनाह भी हो सकता है। किसकी नजर में गुनाह था जल्दी पता लग जाएगा। अब ये बोर्ड की तरफ देख के हंसने लगते हैं कि भाई दरवाजा खुला है, घर खंडर बना है, और कैसे लिखा हुआ बोर्ड पे कि ये घर रंजन दास का है और यहां पर आना सख्त मना है। घर का दरवाजा खोलते हैं, बाहर का अंदर की तरफ दाखिल होते हैं। नीचे का जो मंजर था वो लगभग लगभग खंडर ही बना हुआ था, कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली था घर। ऊपरली मंजिल थी, वहां तक तो ऐसे अभी गए नहीं थे, लेकिन नीचे ना इनको बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। थोड़ा सा जैसे घुटन घुटन क्या लगती है ना, वैसे लग रहा था। अब ये सोचते हैं कि यार नीचे ना पौधे पाधे काफी उगे हैं, ऐसे करते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, तो वहां पर ठीक होगा, और जो दरवाजे दरवाजे तो कुछ है नहीं हो, तो हवा भी थोड़ी सी आएगी और ठीक होगा, और ऐश प्रस्ती करेंगे पूरी। ये दोनों ऊपर जाते हैं, सीढ़ियों पे काई लगी होती है, बड़ी मुश्किल से, आसानी से नहीं जा पाते क्योंकि काई में पैर फिसलने का डर होता है। ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि हाँ ये लोकेशन ठीक है, यहाँ पर हम आसानी से जो है वो पूरी ऐशप्रस्ती करेंगे। अब ये कहते हैं कि नायक को यार फोन कर दो, उसको कहो कि एक घर मिला है और वहां पे आ जाओ। कहता है यार देखो पॉइंट पर जो हमने बुलाया था वो ज्यादा दूर नहीं है, तो जब वो वहां पे पहुंचेगा फोन कर देगा, हम अपना प्रोग्राम वगैरह शुरू करें। दारू वगैरह लेकर रखी थी, सिगरेट वगैरह लेकर रखी थी, इन्होंने चादर वगैरह बिछाई और दारू की बोतलें खोल ली। एक दो घूंट लगाई थे कि अचानक से इनको नीचे थोड़ी सी हलचल लगती है। अंधेरा काफी हो चुका था। अब जो नायक है वो कहता है कि यार सुरेश को, कि सुरेश क्या यार, उसकी किसी बाहर से आवाज आ रही है, तो वो कहता है वो होगा यार ऋषि होगा। तो जो सुरेश है वो उठ के बाहर की तरफ जाता है, तो दरवाजे पर उनको एक शख्स दिखाई देता है। बेसिकली अंधेरा था, उसको सिर्फ एक आकृति दिखाई देती है, चेहरा उसको पूरी तरह से दिखाई नहीं देता। और सुरेश ज्यादा कुछ नहीं कहता, अच्छा भाई ऋषि आजा आजा जल्दी आजा, तुझे कैसे पता लगा? अच्छा हमारी बाइक देख ली होगी सच यार। तो जो वो आकृति थी वो जल्दी से अंदर की तरफ भाग जाती है घर के। अब सुरेश आके बैठता है, नायक उससे पूछता है कौन था, वो कहता है यार वो था ऋषि आ गया लगता है। वो कहता है उसको कैसे पता लग गया? वो कहता है यार बाइक बार लगी है हमारी, तो यही रास्ते से तो शायद पॉइंट पे जाना होगा, उसने यहाँ पे देख लिया होगा हमें। तो फिर कहता चलो वो भी ऊपर आ रहा होगा, मैंने देख ही लिया उसको, उसने भी मुझे देख लिया। 5 मिनट बीतते हैं, 10 मिनट बीतते हैं, लेकिन कोई भी ऊपर नहीं आता। अब ये कहते हैं कि भाई ये कौन सा दूसरा गांव है, कुछ सीढ़ियां चढ़कर ही तो ऊपर आना, अब तक आया क्यों नहीं ऊपर? तो सुरेश कहता है यार हो सकता है कि वो हो ही ना यहाँ पे, कोई और इंसान हो, और वो भी हमारी तरह यहाँ को रात को अपना बंदोबस्त करता होगा, और हमें देख मेरे वो ना अंदर की तरफ भागा था मुझे देख के, और हो सकता है कि कोई वो। कहता चल ठीक है यार, उसको अपना बंदोबस्त करने दे नीचे, अगर होगा तो, मतलब कि ऋषि नहीं आया। अब ये थोड़ा सा नशे के सुरूर में चले जाते हैं। थोड़ा सा टाइम बीतता है और इनको ऋषि का फोन आता है। अब जब वो मोबाइल अपना उठाता है ना, ऋषि का जब फोन होता है वो उसी टाइम कट जाता है। अब ये देखता है कि नेटवर्क जो है बिल्कुल डाउन है। वो सोचता है कि चलो गांव है, गांव की वजह से नेटवर्क डाउन होगा, लेकिन जो इनका ये सोचना था वो सरासर गलत था, और आगे जाके इनको पता लगने वाला था। क्योंकि जो इनके साथ होने वाला था ना, वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुरेश मोबाइल लेके बालकोनी की तरफ जाता है, और जैसा कि मैंने कहा था कि घर जो है वो हाफ कंस्ट्रक्टेड होता है, उसकी वजह से
जो बालकोनी के आगे ना कोई ग्रिल थी लोहे की और ना ही कोई छोटी सी, जैसे बनेरा कहते हैं, दीवार थी। अब सुरेश जो है वो क्या कर रहा है कि जो उसका मोबाइल है, जितनी उस बालकोनी की बाउंड्री है तब तक उसका नेटवर्क है जो बिल्कुल जीरो। जैसे ही वो हाथ आगे करता है, यानी कि बालकोनी के आगे हाथ करता है, नेटवर्क फुल आ रहा है। फोन लगाने लगता है, कान पे लगाता है, रिंग जाती नहीं, देखता नेटवर्क ही नहीं है। ये कहता बड़ी अजीब बात है यार। वो फिर बाहर करता है, फिर नेटवर्क पूरा। अंदर करता है बालकोनी के, नेटवर्क जीरो। अब ये सोचता है कि यार ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ इंचेस के फर्क में नेटवर्क बिल्कुल जीरो और बिल्कुल पूरा आ रहा है। सोचता है कि चलो ऐसे करते हैं, ऊपर जाते हैं। और जो सेकंड फ्लोर था वो बिल्कुल खाली था। एक छोटी सी 1-2 कमरे साइड पे बने थे, लेकिन आगे जैसे वेड़ा होता है ना, बिल्कुल आंगन खाली था ऊपर। अभी ऊपर जाता है। अब ऊपर बिल्कुल ओपन है, यानी कि नेटवर्क आने के पूरे पूरे चांसेस। नेटवर्क नहीं आ रहा ऊपर। फिर वो बालकोनी की तरफ जाता है, नेटवर्क जो है वो वहां पर पूरा आ रहा होता है। बालकोनी से अंदर करता है, यानी कि बाहर की जो ऊपरली विदाउट छत, नेटवर्क फिर जीरो। 1-2 बार करता है। इस चीज को देख के काफी हैरान होता है कि यार ऐसा हो नहीं सकता। अब ये क्या करता है कि थोड़ा सा बालकोनी की तरफ जाके लीन करता है, यानी कि जिससे उसका जो कान है वो बालकोनी से उस बाउंड्री से बाहर है, और नेटवर्क जो है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। फोन लगाता है ऋषि को। अरे कहाँ रह गया है? ऋषि कहता है बस मैं आ रहा हूँ यार, 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम कहाँ पे हो? अरे कहता है यार तू बात ही छोड़, इतनी अच्छी लोकेशन है तेरे गांव में और तू हमें बुद्धू बना रहा है। कहता है लोकेशन? कौन सी लोकेशन? अरे यार यहाँ पे हम आ रहे थे तो कोई रंजन दास का कोई घर है यार, उसके घर में हम रुके हुए हैं, बड़ी अच्छी मस्त लोकेशन है, सारी रात दारू पी सकते हैं। अब जैसे ही ऋषि बात सुनता है वो कहता है अरे पागल, बाहर निकलो उस घर से। आवाज तभी कटने लग पड़ती है। ऋषि कहता है क्या 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 कह रहे हो? अरे बाहर निकलो उस घर से। अरे यार तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। फोन कट हो जाता है। अब जो नेटवर्क उस बालकोनी से बाहर आ रहा था वहां से भी नहीं आ रहा, यानी कि प्रेत का खेल अब शुरू हो चुका है। नीचे आता है सुरेश, माइक से बात करता है कि यार ये सब कुछ हुआ है, पता नहीं क्या चक्कर है, और पता नहीं ऋषि क्या कर रहा था। अरे यार जल्दी जल्दी, बस इससे आगे कुछ नहीं समझ में। और वो कह रहा है कि वो आ रहा है, मैंने उसको बता दिया, यानी उसको पता तो लग गया है कि हाँ भाई यहाँ पे। अब क्या होता है कि 2-3 बार उसको फोन लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फोन लगता नहीं है। सुरेश पर दिमाग लगाता है, एक काम है कि इस बालकोनी की बाउंड्री से बाहर जो है नेटवर्क आ रहा है, मैं ऐसा करता हूं कि मैं नीचे जाता हूं। जो नीचे बाहर का हिस्सा है बाउंड्री के बीच बीच में, लेकिन बालकोनी से बाहर, वहां पर लगाता हूं फोन, वहां पर शायद मिल जाए। नाइक को बोलता है और नीचे चला जाता है। जब नीचे जाता है तो फिर फोन लगाता है, फिर फोन लग जाता है, और ऋषि उसको कह रहा होता है कि जल्दी से घर से बाहर निकलो। तो वो कहता है क्या हुआ भाई? मैंने कहा जल्दी से बाहर निकलो। अब ये बात कर ही रहा होता है, फोन कट हो जाता है, और जो सुरेश है वो ऊपर की तरफ देखता है, टॉप फ्लोर पर। वहां पर उसे कोई आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो देख के हैरान हो जाता है कि यार ये कौन है। फिर सोचता है कि वही इंसान तो नहीं है जो नीचे था, लेकिन वो ऊपर कैसे गया? फिर सोचता है कि अच्छा मैं यहाँ पर आया हूं तो मेरे पीछे ऊपर चला गया, लेकिन नायक ने उसे क्यों नहीं देखा। एकदम से उसका जो फोन है वो बड़ा गर्म हो जाता है, गर्म होकर उससे हाथ से छूट जाता है। जैसे तैसे करके वो फोन उठाता है और ऊपर देखता है, वो इंसान गायब हो चुका था। सुरेश जल्दी से अंदर की तरफ जाता है। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगता है उसको महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, वो उस कोने में कोई है। वो देखता है, पीछे अंधेरा होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोई इंसान दिख रहा होता है उसे। तो वो कहता है कि कौन हो तुम? तो वो इंसान कहता है कि मैं इस घर का मालिक रंजन दास।
अब सुरेश को लगता है कि भाई बिना परमिशन हम इसकी प्रॉपर्टी में घुस आए हैं। वो कहता है सर सर अच्छा सर, एक्चुअली हम फ्रेंड्स थे तो हमें लगा कि मकान बंद होगा, तो कहता मैंने लिखा है ना बाहर कि इस मकान में बिना इजाजत के आना मना है, सख्त मना है, तुम कैसे आ गए। अब सुरेश के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि की तो उसने गलती थी। वो कहता है सर सॉरी, हम ऐसा करते हैं कि हम इस घर से बाहर चले जाते हैं। रंजन दास कहता है कि जाओगे तो तुम सही, लेकिन जिंदा नहीं जाओगे। ये कह के वो हंसने लग पड़ता है और उसी समय उसको आवाज पड़ती है नायक को। नायक की आवाज, माफ कीजिए, पड़ती है सुरेश को। अब सुरेश ऊपर की तरफ देखता है, वो कहता हाँ हाँ मैं आया, और पीछे देखता है, पीछे कोई होता नहीं है। ये देख के सुरेश थोड़ा सा घबरा जाता है, जल्दी से ऊपर जाता है और नायक को सारी बात बताता है कि भाई यहाँ पर मालिक उसका आ गया और बड़ा अजीब सा मालिक है, मुझे कहता है कि जिंदा नहीं वापस जाओगे। तो नायक कहता है यार मजाक कर रहा होगा तेरे साथ। कहता मजाक, यहाँ वो बात अलग की बात है, दो बातें, एक तो मुझे ऋषि कह रहा है कि जल्दी से निकलो यहाँ से, और दूसरा वो आदमी बड़ा अजीब मुझे लगा, चेहरा उसका सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज बड़ी खतरनाक थी यार, और वो उस समय रात को क्या कर रहा है। तो नायक कहता है जो हम कर रहे हैं वही कर रहा होगा। कहता नहीं मुझे डर लग रहा है। अब ये बातें हो रही होती हैं तो उन्हें एक बाइक की आवाज सुनाई देती है। बाइक ऋषि की थी। अब वो दरवाजा खटखटा रहा है बाहर का। सुरेश सोचता है कि यार बाहर का दरवाजा तो खुला हुआ, तो ये क्यों खटखटा रहा है। वो बालकोनी से जाता है और देखता है सुरेश को और कहता है कि हाँ ऋषि आजा। और सुरेश कहता है भाई मैं नहीं अंदर आऊंगा, तू जल्दी से बाहर निकल, दोनों जाने अभी बाहर निकलो जल्दी से। वो कहता है ऐसी भी क्या बात होगी। तो वो जब बात कर रहा होता है ऋषि, वो कहता है अपने पीछे देख। उसके पीछे कौन होता है, रंजन दास। जैसे ही वो रंजन दास को देखता है, उसकी शक्ल देख के उसकी चीख निकल जाती है और रंजन दास उसको धक्का दे देता है। सुरेश सीधा नीचे। नायक को ये कुछ पता नहीं लग रहा था अभी, नायक अपनी धुन में बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो सुरेश की आवाज सुनता है तो उसका जो सुरूर है वो उतरता है। सुरेश के तो काफी टाइम पहले उतर चुकी थी, लेकिन अब उतरने की थी बारी नायक की। जब वो देखता है जल्दी से जाके कि सुरेश नीचे गिरा हुआ है और ऋषि उनको आवाजें लगा रहा है कि जल्दी से नीचे आ भाग के। अब जो वो नीचे भागता है, सीढ़ियां उतरता है, तो उससे दिखता है रंजन दास और उसकी तरफ देख के हंस रहा होता है कि आज तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। अब वो ऊंची ऊंची चीखें मारने लग पड़ता है। नायक बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आगे पता नहीं ईंटें कैसे गिर जाती हैं जो उस बालकनी की होती है। गनीमत होती है कि वो सर पे नहीं लगती, लेकिन उसके कंधे पर गिरती है, जिससे वो भी इंजर्ड हो जाता है। जैसे तैसे करके वो सुरेश को बाहर निकालता है और जैसे ही वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं, रंजन दास जो उनको पीछे से देख के हंस रहा होता है, इन तीनों के सामने गायब हो जाता है। दोनों की हालत वैसे ही बुरी थी। सुरेश के गिरने की वजह से टांग टूट चुकी थी और कंधे पर ईंट लगने की वजह से नायक का भी बुरा हाल था। जो ऋषि है वो किसी को बुलाता है गांव से और इसको, इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उपचार होता है और कुछ दिनों बाद जब थोड़े बहुत ठीक होते हैं तो फिर ये पूछते हैं कि भाई ये माजरा क्या है। तो फिर ऋषि कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना पागलो कि निकलो घर से बाहर, उसी समय निकले क्यों नहीं। तो वो कहते हैं कि इससे पहले हम कुछ समझ पाते ये सब कांड हो गया था, लेकिन ये है क्या चीज, ये तो बता। फिर वो कहते हैं कि भाई एक रंजन दास नाम का इंसान रहता था। तो था मैं कह रहा हूं तो समझ ही गए होगे कि वो अब इस दुनिया में नहीं है।
उसकी अपने भाई और उसके बेटों से दुश्मनी चल रही थी, जमीन को लेकर उसने ये घर बनाया था। अक्सर उसके जो भाई थे वो लड़ने आ जाते थे इसके साथ, तो इसने ये एक बोर्ड लगाया था बाहर कि ये है घर रंजन दास का है और यहाँ पर बिना इजाजत आना सख्त मना है। लेकिन एक दिन उसके भाइयों ने और उसके भाइयों के बेटों ने उसकी हत्या कर दी इस घर में। घर अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा था, रंजन दास अकेला था, उसका कोई नहीं था अपने भाइयों के सिवा, और वो भी दुश्मन थे। इसी घर में उसकी हत्या कर दी गई। उनको तो जेल होगी, प्रॉपर्टी जो है वो लावारिस होगी। उसके बाद से इस घर में जो भी आया है वो जिंदा नहीं बाहर निकला। तुम्हारी किस्मत थी कि तुम किसी तरीके से बाहर निकल आए हो, नहीं तो तुम्हारी लाशें निकलती। नायक कहता है कि हाँ यार, वो भी तो कह रहा था कि तुम जिंदा बाहर नहीं निकलोगे, पता नहीं कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। लेकिन इस हादसे के बाद तो सदमा जो था उन्हें लग गया। काफी देर बाद जो है वो रिकवर कर सके इस सदमे से। वो कहते हैं ना कि कभी भी बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, किसी की इजाजत के बिना किसी प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहिए। तो ये हाल होता है, और ऊपर से शराब और सिगरेट, किसी की प्रॉपर्टी में जाके पीना और एक भूत को तंग कर देना इस चीज से। उस दिन के वास्ते तो उन्होंने कसम खाई कि भाई हम तो इस घर के आसपास से भी नहीं भटकेंगे और दारू और सिगरेट का तो नाम भी नहीं लेंगे। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जो न्यू व्यूअर्स हैं। अगली स्टोरी की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली स्टोरी है वो दिलचस्प है पूरी भाई। 5 दोस्त थे, काफी देर बाद एक दूसरे से मिले थे, और या कह सकते हैं कि रीयूनियन हुई थी, और उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि ऐसा करते हैं कहीं घूमने फिरने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, ऐश करते हैं। उसके बाद ये निकल पड़े। एक डेस्टिनेशन उन्होंने देखा और वहां पर झील थी, राजस्थान की है लोकेशन, मैं नाम नहीं लूंगा। वहां पर ये गए और घूमना फिरना शुरू किया, फोटोज वगैरह क्लिक करनी शुरू की। जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे ही जगह घूम के इनका जो अब थकने लगे थे। एक पॉइंट पे ये जो काफी अच्छा पॉइंट था, बेसिकली सनसेट पॉइंट था, वहां पर ये फोटोज वगैरह खींच रहे थे, सेल्फी वगैरह ले रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि यार जो सारे जानों की फोटो होती ना तो कितना मजा आता, और यहाँ पर कोई आसपास नजर भी नहीं आ रहा। तो तभी उनको पीछे से आवाज आती है कि भाई मैं आपकी फोटो खींच लूं। ये पलट के देखते हैं तो वहां पर एक लड़का दिखाई देता है इन्हें, काफी यंग होता है, इनकी उम्र के आसपास का। तो वो कहते हैं कि हाँ भाई हम तो ढूंढ ही रहे थे यार किसी को, आप अगर खींच दोगे तो बड़ी मेहरबानी। अब वो उनकी फोटो खींचता, और फोटो खींचने के बाद फिर वो बताता है कि मेरा नाम अजय है, और ये भी अपनी इंट्रोडक्शन कराते हैं, और ये कहते हैं कि आप अकेले घूमने आए हो। कहते हैं नहीं भाई, अकेला ही समझो, मैं घूमने आया हूँ। 5 साल पहले मैं भी आपके दोस्तों की तरह घूमने आया था, लेकिन अब सब बिछुड़ चुके हैं, तो फिर मैं अकेला ही हूँ। अब ये सुन के उनको ना काफी फील होता है, और कहते हैं कि भाई अकेला नहीं है, हम 5 हैं, हम 5 जो हैं तेरे दोस्त ही हैं। अब इनकी जो दोस्ती हो जाती है, और उसके बाद ये इनके उसके साथ घूमते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सेल्फीज लेते हैं, बातें करते हैं। बातें बुतें करते हुए रात हो जाती है। काफी घुल मिल गए थे ये अजय के साथ, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पहली बार मिले होंगे। खाना वगैरह खाते हैं, और जब बॉनफायर लगा के बैठे होते हैं तो अचानक ये नोट करते हैं कि इनको अजय दिखाई नहीं दे रहा। अब अजय जो है वो सारे इस तरफ देखते हैं, कोई इस तरफ ढूंढने जाता है, कोई इस तरफ ढूंढने जाता है। फोन नंबर अभी शेयर नहीं किया था उन्होंने। तो देखते हैं कि अजय तो है ही नहीं यहाँ पे। फिर सोचते हैं कि यार वो अकेला था, पता नहीं उसको कुछ याद आ गया होगा कि हमारे दोस्तों के, उसका मन जो है उदास हो गया होगा और वो चला गया होगा। और वो कह रहा था कि पास के ही गांव में हमारा घर है, और एक काम करते हैं कि एड्रेस तो उसने दिया नहीं प्रॉपर घर का, लेकिन गांव का नाम तो बताया था। तो कल ऐसा करते हैं यार, हमने कल सुबह निकलना है, तो वो जो गांव वो मैप में देखते हैं कि रास्ते में पड़ता, तो रास्ते में जाते जाते उसके घर से होकर जाएंगे, उसको सरप्राइज देंगे और डांटेंगे कि भाई तूने सोचा होगा एक आधे दिन की दोस्ती है, लेकिन हमारी दोस्ती तो पक्की है।
ये सोच के अब ये चलो रात स्पेंड करते हैं और अगले दिन सुबह तैयार वगैरह होके निकलते हैं और अजय के घर पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब उस गांव में एंटर करते हैं तो बताते हैं कि अजय नाम का एक लड़का, उसका घर कहाँ पे है। तो गांव इतना बड़ा नहीं होता, तो उसके घर का पता बता दिया जाता है। अब जो घर पे पहुंचते हैं तो जब दरवाजा खड़खड़ाते हैं तो वहां पर एक इंसान बाहर निकलते हैं, बूढ़े आदमी बाहर निकलते हैं और पूछते हैं, हाँ जी बेटा क्या काम है। तो वो कहते हैं कि अजय के हम फ्रेंड हैं। तो उसके फादर बुलाते हैं, हाँ जी बेटा अंदर आओ। अंदर आके बिठाते हैं। तो उनके फ्रेंड कहते हैं कि अजय को बुला दीजिए। अब ये सुन के जो उनके फादर हैं वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं बेटा अजय? कहते हैं हाँ जी अजय, अजय का घर है ना? कहते हैं हाँ अजय तो है, लेकिन अजय का घर तो है लेकिन अजय नहीं है। तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा वो वापस नहीं आया? तो वो कहते हैं वापस नहीं आया मतलब? कहते हैं आप ही कह रहे हैं ना कि अजय नहीं है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अजय नहीं है, इसका मतलब कि वो अब नहीं है। अब उसके फ्रेंड से कहता है कि अब नहीं है मतलब? अजय के पिता कहते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है बेटा। अब ये सुनते हैं जब तो सारे एक दूसरे की शक्ल देखने लग पड़ते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा बात क्या है? वो कहते हैं कि आप कह रहे हो कि अजय इस दुनिया में नहीं है, हम शायद गलत घर में आ गए हैं। वो कहते हैं नहीं बेटा, मतलब अब अजय तो गांव में यही था, एक ही था अजय बस, और वो 5 साल पहले गुजर चुका है। तो वो कहते हैं कि हम तो उससे कल मिले हैं। अब उसके पिता कहते हैं कि आप उससे कल कैसे मिल ले? कहते हैं कि हम ऐसे लोकेशन पे गए थे, वहां पर हमें अजय मिला, उसने हमारी फोटोज खींची। ये देखो उसकी फोटोज भी हैं। जब वो मोबाइल देखते हैं और जहां जहां पर अजय की फोटो थी वहां पर कुछ नहीं होता, बिल्कुल ब्लैंक। ये देख के इन पांचों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके पिता जो है एक फोटो लेकर आते हैं अजय की, कि आप इसकी बात कर रहे हो? वो कहते हैं हाँ यही तो अजय है। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा 5 साल पहले अजय के दोस्त आए थे मिलने अजय को। तो वो कहते हैं कि तुझे तो इस जगह पता है तो घूमते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस झील की आप बात कर रहे हो उस झील के पास एक घटना हो गई और डूबने से अजय की मौत हो गई। 5 साल बीत चुके हैं इस चीज को। आज 5 साल बाद किसी ने बताया कि अजय हमें दिखाई दिया। हमें तो वो रोज दिखाई देता है हमारे सपनों में, लेकिन आपको, आप पहले ऐसे इंसान हैं पांचों जाने जिसे वो दिखाई दिया। ये सुन के तो भाई सबकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाते हैं कि भाई कल रात जिससे वो बातें कर रहे थे, शाम को जिसके साथ घूम रहे थे, फोटोएं खिंचा रहे थे, वो इंसान नहीं था, वो एक भूत था जो 5 साल पहले इस झील में डूब के इंसान जिसकी मौत हुई थी। थोड़ा सा ध्यान से रहेगा ये भाई, पता नहीं होता आपको कोई कब कौन क्या मिल जाए। बढ़ते हैं अगली स्टोरी की ओर। अगली जो स्टोरी है 2 दोस्तों की स्टोरी है। वैसे आज का जो एपिसोड है वो फ्रेंडशिप स्पेशली बन चुका है, क्योंकि पहली स्टोरी भी दोस्तों की थी, दूसरी स्टोरी भी दोस्तों की थी और ये तीसरी और आखिरी स्टोरी भी दोस्तों की है। लेकिन यहाँ पर जो स्टोरी है वो आपको अंदर तक कंपा देगी। कारण सुनते हैं। संजीव और कुमार 2 दोस्त थे। जो कुमार था उसका घर था उस ऑफिस से, यानी कि उस शहर से जहां पर ये काम करते थे उससे काफी दूर था, मतलब कि कई सैकड़ों किलोमीटर, और वो एक गांव में था। गांव भी काफी अंदर जाके, यानी कि जैसे मेन रोड पर हाईवे पर गांव होता है ऐसा गांव नहीं, अंदरूनी गांव था, काफी अंडर डेवलप था काफी। तो जो कुमार था उसकी संजीव के साथ दोस्ती हो गई और बड़े अच्छे दोस्त बन गए। कुमार काफी बार संजीव को कहता कि यार घर पे आ, यार घर पे तू कभी आना जब छुट्टियां होगी। तो संजीव टाल देता कि मनोमन में वो सोचता कि यार बहुत दूर है, एक दिन तो जाने में लग जाएगा, कितने आने में लग जाएगा, वहां पर क्या खाक रुकेंगे।
ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और संजीव की जो है वो शादी वगैरह हुई, कुमार ने भी अटेंड की। जाहिर तौर पर कुमार तो शहर में रहता था, तो संजीव लोकल था, उसको तो कोई दिक्कत आनी नहीं थी। लेकिन जो कुमार था, अब उसको थोड़ा सा होने लग पड़ा कि भाई बहुत दूर है और मेरी फैमिली जो है वो, मेरी भी शादी होने वाली है और मुझे भी अब अपने शहर के आसपास घर ले लेना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद वो चाहता था कि जो उसकी वाइफ है वो घर वालों के साथ रहे, तो वो सोच रहा था कि आसपास किसी शहर में नौकरी मिल जाएगी तो अच्छा है। ये सोच के कुमार ने नौकरी छोड़ दी और जब कुमार की शादी थी तो उसने संजीव को फोन किया, लेकिन संजीव फिर नहीं जा सका कि दूर बहुत था, और कुमार से माफी मांग ली। कुछ टाइम बीतता, कुमार का फिर फोन आता है कि भाई भाई चाचा बन गया तुम। संजीव बड़ा खुश होता है और कहता है कि यार इस बार मैं दिन निकाल के जरूर आऊंगा यार, मैं शादी में नहीं आ सका और अब तो तेरे घर में बहुत बड़ी खुशी आई है। जो कुमार है वो कहता है कि जरूर यार मैं तेरा इंतजार करूंगा। इसके बाद 1-2 महीना बीतता है और संजीव जो है वो कुमार को फोन करता है, लेकिन कुमार का नंबर जो है वो स्विच ऑफ आ रहा होता है। नंबर स्विच ऑफ आ रहा होता है तो वो देखता है कि भाई अचानक से नंबर स्विच ऑफ हो गया, क्या बात है। खैर वो क्या करता है कि यार मैंने जाने का तो सोचा ही है, तो एचआर से कुमार का जो है वो एड्रेस वगैरह निकालता है और रुक कर देता है गांव की ओर, कि भाई गांव में आमतौर पे सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो मैं गांव पे जाके पूछ लूंगा किसी से भी। जैसे तैसे करके वो गांव तक पहुंच जाता है और गांव तक पहुंचते पहुंचते जो है वो साय हो जाती है, यानी कि शाम हो जाती है। अब वो बस स्टैंड पर रुका है, वो क्या देखता है कि आगे से कुमार चलता चलता आ रहा है। वो देख के कुमार की तरफ हैरान हो जाता है कि भाई तुझे कैसे पता कि मैं आ रहा हूं। कुमार कहता है कि बस यार लग गया पता, चल चले। वो कहता है यार तेरा नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। कुमार किसी बात का जवाब नहीं देता, वो कहता चल यार चलते हैं, सारी बात यहीं पे कर लेगा, रास्ता बहुत दूर है और पैदल आया हूं, पैदल चलना पड़ेगा 2-3 किलोमीटर। अब संजीव कहता है कि भाई मैं क्या कह सकता हूँ, इसके गांव में आया, उसको थोड़ा कहूंगा कि यार तू कोई व्हीकल लेकर क्यों नहीं आया। ठीक है भाई 2-3 किलोमीटर चलेंगे, गांव को भी देख लेंगे। संजीव चल देता है कुमार के पीछे पीछे। अब जब वो जा रहा होता है, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि शाम का टाइम होता है और चलते चलते जो है वो शाम धीरे धीरे हल्की हल्की रात में बदल जाती है। कुमार थोड़ी सी आगे होता है, संजीव उसको कह रहा होता है कि भाई धीरे चल, तूने तो सामान तक भी नहीं उठाया, सामान भी मुझे अपना खुद उठाना पड़ रहा है। अब कुमार रुकता है और वो जगह होती है एक पीपल का पेड़। कुमार उसकी तरफ पीछे देख के हंसता है, बड़ी ही अजीब सी हंसी हंसता है। संजीव कहता है भाई क्या हो गया। जैसे संजीव कहता है तो उसका एक बैग जो है वो गिर जाता है। जैसे वो बैग नीचे उठाता है और ऊपर देखता है, कुमार गायब हो जाता है, यानी कुमार दिखाई नहीं दे रहा होता, उसके सामने गायब नहीं होता, दिखाई नहीं दे रहा होता। ये देख के संजीव देखता है कि भाई यार मजाक का टाइम नहीं है यार, रात इतनी हो चुकी है, कहां पे छुपा, जल्दी आ। तो कौन पेड़ पे, तो पेड़ के पीछे तो नहीं छुप गया। अब वो ऐसे वैसे आए भाई देखता, जब ऊपर देखता है ना, ऊपर उसको एक औरत नजर आती है जो उसकी तरफ देख रही होती है और टांगे हिला रही होती है। ये देख के संजीव की सिट्टी पुट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि संजीव ने इससे पहले ऐसी और ऐसी खतरनाक चीज कभी नहीं देखी थी। वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक बच्चा होता है। वो औरत उससे बच्चा पकड़ के अपना वहां से सीधा नीचे की तरफ गिरती है और एक ठक की आवाज आती है। संजीव ये देख के उसकी चीख निकल जाती है कि ये कैसे ने किया, और जैसे ही बच्चे की तरफ देखता है
उसको दो टांगे उसके पीछे, बच्चे के पीछे दिखाई देती हैं, जो ऊपर से वो औरत जंप लगाई होती है। औरत कहें या चुड़ैल कहें, शायद चुड़ैल ही उसके लिए वर्ड ठीक है, क्योंकि वो थी ही चुड़ैल। उसकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल लाल होती है, जितना की भी जो रोशनी पड़ रही होती है चंद्रमा की, उससे वो उसका चेहरा जब देखता है तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो बच्चा वो नीचे गिरा हुआ था वो भी रोना शुरू कर देता है। और उसकी जो रुदन होती है वो कुछ आम नहीं होती, इतनी डरावनी होती है कि बस अब संजीव तो सोच रहा होता है कि मैं कहां पर आ गया। संजीव बेहोश होकर गिर जाता है। 15 मिनट बाद जो है वो कुमार उसको उठा रहा होता है कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया। तो संजीव कहता है कि यार तू तू गायब कहाँ हो गया, मैंने ये सारा उसको बताता है। वो कहता है यार तू मेरे सामने गिरा है, क्या बात कर रहा है। अब संजीव को लगता है कि यार सपना था कोई, क्या था, लेकिन इतना रियलिस्टिक सपना और मैं गिरा कैसे, मुझे कैसे। फिर वो सोचता है कि यार तो निकलते हैं यहाँ से, बाकी बातें बाद में करेंगे। इतना कह के संजीव फिर अपना बैग उठाता, सामान उठाता और कुमार जो है उसके आगे आगे चलने लग पड़ता है। कुछ टाइम बाद संजीव नोट करता है कि कुमार के कंधे पर एक बच्चा है, जैसे उसने उठा रखा होता है, कंधे पर नहीं उठा रखा होता, और बच्चे का जो मुंह है उसको दिखाई दे रहा होता है थोड़ा थोड़ा। और अब वो नोटिस करता है कि उसके साथ एक औरत चल रही है, बड़े बड़े बाल, शायद वो ही औरत जो उसने देखी थी, या वो चुड़ैल जो उसने देखी थी। संजीव कहता है कुमार ये तूने क्या बच्चा उठाया, और यही औरत मैंने देखी थी। कुमार उसकी कोई बात सुनता नहीं है। वो फिर कहता है यार क्या मजाक मेरे साथ कर रहे हो यार, पहली बार तेरा दोस्त आया तो क्या मजाक करने लगा, मुझे बता यार क्या है। कुमार उसकी तरफ मुड़ के देखता है, लेकिन वो पूरा नहीं मुड़ता, सिर्फ उसका सर मुड़ता है। जैसे ही कुमार का सर मुड़ता है वैसे ही उस औरत का भी सर मुड़ता है, और वो संजीव की तरफ देखने लग पड़ते हैं और हंसने लग पड़ते हैं। इस बार कुमार बेहोश नहीं होता और वो अपनी हिम्मत करके बैग अपना वहीं पर गिरता और भागता और उनके बीच से निकल जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता। भागी जाता है तब तक भागता जब तक गांव की हद में नहीं आ जाता। और जब गांव के अंदर आता, आके गिरता है और कोई इंसान, कोई आदमी गुजर रहा होता है और वो कहता है कि भाई क्या हो गया, कौन है तू, कहाँ से आया और ये इतना हाफ क्यों रहा है। तो उसको पहले पानी पुनी पिलाया जाता है, फिर वो कहता है कि मैं संजीव हूँ, मैं शहर से आया हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, यहाँ पे मैं अपने दोस्त को मिलने आया। तो वो कहता है यार दोस्त को मिलने आया तो ऐसे थोड़ा भाग के आएगा, और क्या गिरता पड़ता, सारे कपड़े गंदे हैं। कहता है यार वो दोस्त तो मुझे लेने आया था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया। कहता पी रखी है, कहता मैंने जिंदगी में कभी नहीं पी। कहता क्या दोस्त, क्या नाम है दोस्त का। कहता कुमार। तो वो कहता है कुमार। कहता हाँ कुमार। वो दर्शन सिंह का बेटा। कहता मुझे पिता का नाम, हाँ वही है एड्रेस में, सच वही, दर्शन सिंह, सन ऑफ दर्शन सिंह। अरे बावला हो गया क्या। वो कहता क्या हो गया भाई। अरे कुमार तो 2 महीने पहले मर गया। अब जब संजीव ये सुनता है तो वो उसकी आंखों में आंसू और हक्का बक्का की क्या बात कर रहे हो, वो मुझे ले क्या आ रहा था, अचानक से उसकी गर्दन मुड़ गई। तो वो कहता है किसी आम आदमी की गर्दन मुड़ती है ऐसे भाई। तो कहता यार उसकी तो शादी हुई थी अभी 1-1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले, और अभी बच्चा हुआ था 3 महीने पहले। कहता वो भी मर गया है, उसकी बीवी भी मर गई है और उसका बच्चा भी मर गया है। कहता यार क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फिर उसको वो बताता है कि भाई बच्चा भी 25 दिन के आसपास का था, बीमार हुआ रात को। तो रात को कुमार ने बाइक निकाली, बारिश पड़ रही थी काफी, तो बच्चा बीमार होने की वजह से बाइक रात को ही निकल गए। और पता नहीं क्या हुआ होगा कि सुबह वो पीपल के पेड़ के बिल्कुल पास मरे हुए मिले। शायद उसकी बाइक जो चौराहा बना होता है, चबूतरा बना होता है पीपल का, थोड़ी स्पीड में होगी, बारिश हो रही थी, स्लिप हुई होगी, टक्कर होगी। कुमार की तो पूरी गर्दन ही मुड़ी हुई थी।
बहू रानी का तो सर ही जो फट चुका था। बच्चे 25 दिन का बच्चा क्या बचता, अगर बच्चा भी होगा तो इतने घंटे से पड़े हुए गए वैसे ही मर गया होगा। तो संजीव कहता है कि उसी पीपल के पेड़ पे वो मुझे ऊपर बैठी हुई नजर आई थी भाई। वो कह रहा था कि वो सबको नजर आते हैं, रात को इस गांव इस रास्ते से कोई नहीं निकलता जब से वो ऐसा हादसा हुआ है। तेरी किस्मत अच्छी है, वो शायद तेरा दोस्त था, बच गया, लेकिन सबकी ये किस्मत नहीं होती। जैसे तैसे करके वो कुमार के घर पे उसको लेकर जाते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। संजीव अफसोस जताता है और कहता है कि मैं हमेशा, वो बेचारा मुझे कहता रहता था कि गांव मिलने आ, गांव मिलने आ। मैंने कभी सोचा था कि इस हालात में भी गांव में आऊंगा और ये सुनूंगा सब कुछ। इसीलिए कहते हैं ना कि समय रहते काम कर लेना चाहिए। कहीं कोई ऐसा आपका दोस्त तो नहीं जिसका नंबर स्विच ऑफ आता है और आप उससे मिलने का प्लान कर रहे हैं? प्लान करने से पहले एक बार सोच लेना।